जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थीं उनको लागू कर दिया था। हालांकि मंडल कमीशन की सिफारिशें जो थीं बहुत अरसा पहले मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त पर ही दे दी गई थी, उन्होंने लागू नहीं किया था। तो वीपी सिंह ने उनको लागू कर दिया। उसके बाद देश भर में बहुत बड़ा तूफान उठा था। बहुत से नए शब्द, हमारी जो टर्मिनोलॉजी, हमारी शब्दावली है उसमें आए। उसमें ओबीसी, आरक्षण, क्रीमी लेयर, इस तरह के शब्द आए। अब क्या हुआ है कि कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, उसको अब 3 कैटेगरीज में बांटने की तैयारी है। टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक जो अदर बैकवर्ड जो बाकी के जो ग्रुप्स है ओबीसी के, आबादी में उनके हिस्से की तुलना में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, जिन्हें एक कैटेगरी में रखा जाएगा। जिनके पास ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक ग्रुप में रहेंगे, और तीसरे ग्रुप में वो लोग होंगे जिनका रिप्रेजेंटेशन है तो सही लेकिन बेहद कम है। ये सभी ओबीसी आबादी में अपने हिस्से के हिसाब से आरक्षण के, रिजर्वेशन के हकदार होंगे। क्रीमी लेयर जो है ऊपर की, जिसको जरूरत नहीं है आरक्षण की, उसको जहन में रख के ये बातें हो रही हैं। 2 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया था। इस कमीशन को अब तक 9 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। कमीशन के एक मेंबर है जेके बजाज। उनके मुताबिक कमीशन ने ओबीसी की आबादी के रेशियो में, अनुपात में, सरकारी नौकरियों और आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में उनके रिजर्वेशन को लेकर एक पूरा एनालिसिस किया है। टेलीग्राफ से बातचीत में बजाज ने बताया कि करीब 5000 ओबीसी ग्रुप्स हैं, जिनमें से कुछ दर्जन ने ही कोटा के तहत, कुछ दर्जन ने ही आधी नौकरी और यूनिवर्सिटी में सीटों पर कब्जा किया हुआ है, जबकि कई दूसरे पिछड़े समुदायों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना के बराबर है। कमीशन के मुताबिक ओबीसी कोटे का 50% से ज्यादा 40 से 50 जातियां ही उठा पा रही हैं, जबकि 5000 ग्रुप्स बताए हैं इन्होंने। मेरे साथ हैं अनिल चमड़िया, आप एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं। आपका स्वागत है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त में देने के लिए। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ओबीसी को 3 कैटेगरीज में बांटने से जो वंचित है, जो वंचित वर्ग है, क्या उनको वाकई फायदा मिलेगा? फायदा तो तब हम बात करें कि देखिए, पहले तो कि जो रिजर्वेशन की जो अभी तक स्थिति है उसको थोड़ा हम लोग देख लें कि जो भी मेंबरान इस कमीशन के ये जो बातें कह रहे हैं, क्या वो ये बताने की कृपा करेंगे कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बिंदुश्री प्रसाद मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया, क्या उस अनुशंसाओं को लागू पूरा किया जा चुका है? क्या 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जा चुका है इतने वर्षों में, जो कि लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं? मेरे ख्याल से इसका जवाब ना भी मिलेगा, और इसका जवाब ये भी मिलेगा कि आधी भी संख्या में लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, सीटें खाली पड़ी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कोई ओबीसी का प्रोफेसर है? मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टडी है उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसका अप्रोच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि ये चूंकि जो कमीशन बनाया गया है, वो कमीशन समाज में जिस भावना से संविधान में इसकी व्यवस्था की गई, विशेष अवसर देने की जो व्यवस्था की गई है, उस अप्रोच से ये कमीशन नहीं बनाया गया है। ये कमीशन इस ख्याल से बनाया गया है कि जो ओबीसी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कास्ट, उनके भीतर कैसे हम जातिवाद की भावना को और तेज करें, कैसे उनके भीतर जातिवाद के संघर्ष को हम और तेज करें। ये दरअसल अप्रोच जो है, अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है जी। और अप्रोच में मुझे यहाँ जो दिखाई दे रही है, जी अनिल, मैं आता हूँ आप पर। जी 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 मैं जो आप बात कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, आपको बीच में टोका। हकीकत यह है कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी के जो के सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जी करुणानिधि, उनके मुताबिक ओबीसी को हिस्सों में बांटना पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जैसा कि हमारे मेहमान अनिल चमड़िया भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे लोगों को टारगेट
करने के लिए 2017 में एक कमीशन बनाया था, जिनके पास अपनी जमीन है और ये समुदाय जो है ये बीजेपी को वोट नहीं करता है। कुछ ओबीसी ग्रुप्स का मानना है कि मौजूदा हकीकत जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज होती हैं उनकी साफ तस्वीर पाने के लिए ये कमीशन जन सुनवाई नहीं की, उसने जन सुनवाई करने में नाकाम रहा। ओबीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हंसराज जांगड़ा ने कहा कि अलग अलग ओबीसी ग्रुप्स जो हैं ये जानने के लिए कि उनका नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कितना हिस्सा है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, ये जानने के लिए कमीशन को जन सुनवाई करनी चाहिए थी। मेथोडोलॉजी का सवाल जो हमारे मेहमान ने भी उठाया। जांगड़ा ने कहा कि इस आधार पर जो कमीशन की सिफारिशें हैं उनको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं कमीशन के एक मेंबर जेके बजाज का कहना है कि कमीशन ने ओबीसी की अलग अलग कम्युनिटीज के करीब 70 डेलीगेशन से बात की। हर राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी सलाह मशविरा किया गया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 की डेडलाइन से पहले ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे अनिल चमड़िया, क्या सरकार राजनीतिक फायदे के लिए ओबीसी को 3 कैटेगरी में बांटने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा है तो भविष्य में इसके नतीजे क्या होंगे? क्या ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे? नहीं, ये देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ही है। बीजेपी कभी भी आरक्षण के हक में नहीं रही, ये तो खुला सत्य है, खुला सत्य है। और ये भी सत्य है, आपको मालूम भी है, सबको देश को मालूम है कि जब 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण लागू किया तो बीजेपी की तरफ से क्या नारा आया? हिंदुत्व का नारा आया, उग्र हिंदुत्व का नारा आया, रथ यात्रा निकाली गई। ये सीधे जो सरकार का जो उस समय मंडल आयोग को लागू करने का जो फैसला था वो सीधे सीधे उसका एक जवाब तैयार करने की के लिए ये फैसला किया गया था कि हम जो ये सामाजिक न्याय की जो विचारधारा बनेगी, एक आइडियोलॉजी डेवलप होगी, उसको कैसे हम धर्म के जरिए, धर्म के रास्ते, एक धर्म का राजनीति में मिक्सर करके एक सांप्रदायिकता के रास्ते कैसे उसको एक बड़ी लकीर खींची जाए। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि वो विरोध में है। और ये पहली बार नहीं है सब कैटेगराइजेशन। जब राजनाथ सिंह गए उत्तर प्रदेश में, सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया? यही किया था जो आज किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक पुराना प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमको आरक्षण नहीं देना है, नंबर 1। लेकिन जब एक बाध्यता हो गई कि नहीं, आरक्षण के बिना अब ये समाज नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, तब अब ये आया कि कैसे हम इस आरक्षण की जो मांग है और आरक्षण की जो एक ढांचा बना उसको कैसे धीरे धीरे हम खत्म करें। और मैं इसमें बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आरक्षण बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। आरक्षण खत्म होने की तरफ ही अग्रसर है। सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आप एक कैटेगराइजेशन के उसमें उलझाए रखें जाल में सबको, और दूसरी तरफ नौकरियां नहीं निकालें और प्राइवेटाइजेशन करें। तो मैं ये समझता हूं कि एक बड़ी परियोजना का एक ये फैसला है, उसका एक हिस्सा है। नंबर 1 बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं विनोद जी, मैं एक आपसे सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जिस लॉजिक के तहत, जिस तर्क के आधार पर ये कह रहे हैं कि जो कुछ जातियों को मिल गया है अब उनका वर्चस्व हो गया है, तो अब मैं ये दूसरा सवाल करूं कि अब तक जो लोगों को नौकरियां मिली है वो क्या वर्चस्व नहीं रहा है? सबसे ज्यादा नौकरियां किसके हाथ में रही है? क्या उस वर्चस्व के खिलाफ कभी बोला गया? नंबर 1। नंबर 2, 10% जो आर्थिक आरक्षण दिया गया गैर संवैधानिक रूप से, उसकी स्टडी करा ली जाए पिछले 2 सालों में, 3 सालों में जो नौकरियां दी गई, क्या खास जाति विशेष के लोगों को सबसे ज्यादा 10% जो इकोनॉमिक आधार पर जो आरक्षण मिला है उसमें सबसे ज्यादा सीटें नहीं मिली है? तो क्या हम 10% के आरक्षण में भी क्या ये मांग नहीं करें कि आप सब कैटेगराइजेशन करें कि भाई ब्राह्मण को इतना मिलेगा, राजपूत को इतना मिलेगा, कायस्थ को इतना मिलेगा, भूमियार को इतना मिलेगा? क्यों नहीं हमको सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए? मुझे लगता है कि 10% में भी सब कैटेगराइजेशन। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, यदि ये लॉजिक है तो। जी अनिल जी, मैं आगे बढ़ता हूं अनिल। इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन कहा गया। आपके सवाल का जवाब यही है। इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत पूरी दुनिया में महसूस की गई और इसी नीयत से इसे लागू किया गया था। बात की तस्वीर जो बन रही है वो आप भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं। ओबीसी कोटे के नियमों में बदलाव से पहले ही
बीजेपी के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी मामलों के पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष गणेश सिंह ने बीजेपी के ओबीसी एमपीज को चिट्ठी लिखकर सरकार के ओबीसी कोटे के नियम में बदलाव करने की जो तजवीज है उस पर ऐतराज जताने को कहा है। गणेश सिंह ने बीजेपी के मौजूदा 113 ओबीसी एमपीज को चिट्ठी के जरिए अपना ऐतराज जताने को कहा है। गणेश सिंह ने चिट्ठी में क्रीमी लेयर के नियम में तनख्वाह और खेती की आमदनी को शामिल करने के प्रोविजन का विरोध करने के लिए किया है। गणेश सिंह ने कहा कि ओबीसी एमपीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस विषय में अपनी बात रखें। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक क्रीमी लेयर पर जो कैबिनेट नोट तैयार किया गया है उसमें क्रीमी लेयर के निर्धारण में उसको ये डिटरमिन करने में कि क्रीमी लेयर कौन है उसमें सभी तरह की जो आय है आमदनी है उसको जोड़ा जाएगा। इसमें तनख्वाह भी शामिल होगी और किसी का कोई खेत हो उससे जो आमदनी आती है वो भी शामिल होगी। एनसीबीसी के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी ने कहा है कि हम कैबिनेट नोट में प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, एक हफ्ते में हम सरकार को अपने विचार भेज देंगे। मेरा आखिरी सवाल अनिल आपसे है, थोड़ा संक्षेप में जवाब चाहूंगा। क्रीमी लेयर को लेकर बीजेपी में ही विरोध हो रहा है, क्या क्रीमी लेयर में बदलाव जरूरी है? अगर हां तो किस तरह का बदलाव होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर की बात आरक्षण का जो सिद्धांत है, विशेष अवसर का जो सिद्धांत है, ठीक उसके विपरीत है। ये बात कहीं भी संविधान में नहीं लिखी गई है। संविधान में ये लिखा गया है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है उसको विशेष अवसर दिया जाए। आप बार बार इस पूरे संविधान की ये जो अवधारणा है उसको आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया की तरफ ले जाना चाहते हैं। सवाल ही नहीं है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण का, संविधान की ये विपरीत भावना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत ये बिल्कुल ही फिजूल है और ये बात वो तमाम लोग कहेंगे जो मौलिक रूप से आरक्षण के विरोधी हैं। ये बात निकली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आप बताएं कि आरक्षण के पक्ष में क्या कभी कोई फैसला आया? हाई कोर्ट में बताया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बुनियादी रूप से आरक्षण के विरोध में है वो क्रीमी लेयर की बात सबसे पहले करेगा और वो बात करता है। क्रीमी लेयर का मतलब डिवीजन क्रिएट करना, एक जो समाज के जो वंचित लोग हैं उनके बीच में एक डिवीजन क्रिएट करना, ये उनका काम है और ये उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। जी अनिल।